भारत माता की वंदना होती हो, जहाँ वेद भगवान की प्रतिष्ठा होती हो, जहाँ शुद्ध मधुर उच्चारण में संस्कृत सुनाई देती हो, और जहाँ भारत राष्ट्र सर्वोपरि है और उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, ऐसी भावना वाले अध्यापक और छात्राएं हों, और जिनको पूजनीय गोविंद देव गिरी जी महाराज, श्रृंगेरी मठ के स्वामी जी आदि ने भगवद गीता के लिए सम्मानित किया हो, ऐसे स्थान पर आना अपने आप में पुण्य का फल है। इसलिए मुझे ऐसा अवसर मिला तो मैं अपने आप को ही भाग्यशाली ही समझती हूँ। मेरे परिचय में ऐसा कहा गया कि मैं स्वभाव से और कर्म से शिक्षक हूँ। भले ही कुलपति हूँ, भले ही डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की हो, भले ही प्राध्यापिका रही हूँ, भले ही और कुछ भी करती हूँ, मूल परिचय तो शिक्षक का ही है, आचार्य का ही है। और हमें उस बात का हमेशा स्मरण है जो आचार्य चाणक्य ने कहा, राष्ट्र निर्माण ही आचार्य का परम कर्तव्य होता है। आचार्य ही राष्ट्र निर्माता होते हैं और इस भावना से प्रेरित होकर मैं शिक्षा को अपना कर्तव्य मानती हूँ। उस दृष्टि से और जो मैंने संदर्भ बताए उन सभी संदर्भों को ध्यान में रखते हुए आज हम लोगों के लिए जो विचारणीय कुछ बातें हैं, करणीय जो बातें हैं, उनके संदर्भों में मैं बात करना चाहूंगी। हमने भारत भूमि के स्तोत्र गाए, भारत भूमि की, भारत माता की वंदना भी की, सांस्कृतिक परिचय प्राप्त किया, इतिहास का वर्णन किया, गौरवशाली इतिहास का वर्णन किया, पराक्रमशाली सम्राटों का स्मरण किया, परंतु बहुत सारा भूतकाल हुआ। वर्तमान का क्या? जो भूतकाल परंपरा के माध्यम से वर्तमान तक आता नहीं, वह भूतकाल प्रेरणादायी नहीं हो सकता, क्योंकि हम उसको कृति में नहीं उतारते, तो फिर भविष्य के निर्माता को होना संभव ही नहीं है। इसलिए परंपरा का स्मरण करते हुए, अतीत का स्मरण करते हुए, अतीत के गौरव का अनुभव करते हुए भी हमें वर्तमान संदर्भ में हमारी भूमिका क्या है इसके बारे में विचार करना होगा। भारत एक विवाद द्वितीय है, माना पूर्व जन्मों में अनेक पुण्य किए होंगे जिसके परिणाम स्वरूप हम आज भारत में जन्मे हैं, सत्य बात है। विश्व में सबसे अधिक आयु वाला देश अपना ही है। जगत में अनेक संस्कृतियां आई और गई, भारत उसके पूर्व में भी था और उन सब के लोप होने के बाद आज भी है। इतना वह दीर्घजीवी है, न केवल दीर्घजीवी, चिरंजीवी भी है। आज इसकी स्थिति क्या है? मंच पर चढ़कर जो लोग भाषण करते हैं वो कहते हैं भारत जैसे गरीब देश में। अभी थोड़ा कम हुआ है ऐसा बोलना, परंतु आज से 20-30 साल पहले भारत बैकवर्ड है। और आज भी हम अर्थशास्त्र में तो कहते ही हैं भारत विकासशील देश है, भारत विकसित देश नहीं। प्रधानमंत्री भी कहते हैं 2047 में हमको विकसित भारत बनाना है। इसका अर्थ है कि हम विकसित नहीं है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि
हमको इस प्रकार का वर्णन देने वाले लोग हैं। हम विकसित नहीं, विकासशील देश है, ऐसा किसने कहा? ऐसा अमेरिका ने कहा। किस आधार पर कहा? तो हमारा जीडीपी कम है इसलिए कहा। जीडीपी विकासशील और विकसित देश का मापदंड होता है, ऐसा किसी शास्त्र ने कहा। अर्थ केंद्रीय जीवन रचना होती है, तब अर्थ के आधार पर और अविकसित और विकासशील ऐसा कहा जाता है। हमारी भारत की जीवन रचना अर्थ केंद्रीय नहीं है, वह धर्म केंद्रीय है। परंतु आज यूरो अमेरिकी विचारधारा से प्रभावित होकर हम अर्थ केंद्रीय जीवन रचना में जी रहे हैं और अर्थ के आधार पर, अर्थ के पैमाने पर विकसित और विकासशील की व्याख्या स्वीकार कर रहे हैं। Why don't we say no to America? हम इस व्याख्या को मानते ही नहीं है, ऐसा क्यों नहीं कह सकते? जब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, समाजशास्त्र के क्षेत्र में और धर्मशास्त्र के क्षेत्र में हमारा देश सर्वश्रेष्ठ रहा है और आज भी वे शास्त्र हमारे यहाँ उपस्थित हैं, हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं। तब भी हम क्यों मानते हैं कि जो अमेरिका कहेगा वो हमें मानना पड़ेगा? समाज शास्त्र के विषय में अगर हम विचार करें तो भारत की समाज रचना आत्मीय संबंधों के आधार पर बनी है, कानून के आधार पर नहीं, करार सिद्धांत के आधार पर नहीं। हम भी महाविद्यालयों में समाज शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। हमारे कानून सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के अनुकूल बने हैं, हमारा संविधान उसके अनुकूल बना है। ये तो भारतीय नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि आज हम जो पढ़ रहे हैं और जिनके आधार पर देश चल रहा है वे शास्त्र ही भारतीय नहीं है, तो फिर हम पढ़ते क्यों हैं? क्यों हमारे मन में प्रश्न नहीं उठता कि हम ऐसे विरासत के को दिए हुए हैं जहाँ अभी बताया ना, वसुधैव कुटुंबकम मानने वाले लोग व्यक्ति केंद्रीय जीवन रचना को कैसे मानते हैं? करार मूलक समाज शास्त्र का कैसे स्वीकार करते हैं? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी वाला समाज शास्त्र कहता है मैरिज इज एन एग्रीमेंट। हमारे यहाँ विवाह संस्कार है और इज ऑप्शन फॉर अस। हमारा ऑप्शन क्या है? हमारे लिए विवाह करार है कि संस्कार है? हम वेदों का सम्मान करते हैं, हमारी ज्ञान परंपरा का सम्मान करते हैं, तो ये केवल सम्मान भावनात्मक नहीं होता, कृत्यात्मक होता है, कृति में आना चाहिए। तो आज हमें तय करना है हमारे लिए विवाह संस्कार है या विवाह करार है। कानून करार कहता है, हम क्या कहते हैं? कहने को संस्कार कहते हैं, कर्मकांड में वह संस्कार होता है, जीवन व्यवहार में वह करार होता है। मानसिक पद्धति, मानसिक रूप में, व्यावहारिक रूप में हम करार मूलक समाज शास्त्र को अपनाते हैं। मनोविज्ञान आज विश्व भर में मनोविज्ञान में अराजक आतंक मचाया हुआ है। जहाँ देखो वहाँ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होता है। ये मनोविज्ञान फिजिकल मनोविज्ञान है, स्पिरिचुअल नहीं, आत्मिक आध्यात्मिक मनोविज्ञान नहीं है, फिजिकल मनोविज्ञान है। इसको पढ़ते क्यों है? फिर इसको पढ़ाते क्यों है? ऐसी कौन सी लाचारी है कि हमें ये पढ़ाना भी पड़ता है और पढ़ना भी पड़ता है? भारत देश स्वतंत्र, स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र मानसिकता वाला है कि ऐसे हम क्या करें? किसी ने हमको बता दिया तो हम तो पढ़ रहे हैं और उसी के अनुसार देश चलता है।
धर्मानुकूल अर्थशास्त्र हमारे देश की समृद्धि का रक्षक रहा है और भारत विश्व में सबसे समृद्ध देश रहा है। आज अधर्मानुकूल, अधर्म से चलने वाला अर्थशास्त्र हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में दिखाई देता है, कारखानों में दिखाई देता है, खेत खलिहानों में दिखाई देता है, नौकरियों में दिखाई देता है। कहां से आया, कैसे बदला, इस इतिहास को हम जानेंगे कि नहीं जानेंगे। ये भारत का 200-300 वर्ष पुराना इतिहास है। हम 5000 वर्ष पूर्व का, 7000 वर्ष पूर्व का, 10,000 वर्ष पूर्व का गौरवशाली इतिहास वो तो पढ़ते हैं। 200-300 वर्ष का इतिहास हमें पता नहीं क्या प्रक्रिया हुई कि अत्यंत समृद्ध, अत्यंत ज्ञानी, अत्यंत सुसंस्कृत ऐसा देश धीरे धीरे करके यूरो अमेरिकी विचारधारा के अंतर्गत उसके प्रभाव में आ गए। हमारी समृद्धि नष्ट हो गई, हमारी संस्कृति नष्ट हो गई और हम विवश हैं। भारत भूमि की संतान एक विवश होने के लिए है। क्या करें हम, ऐसा कहने के लिए है। हम अपना उद्धार नहीं, विश्व का उद्धार करने वाले हैं। हम अपना ही कल्याण नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः कहने वाले हैं। और आज हमको क्या हो गया है, विचार इस बात का करता है। वेदो खिलो धर्म मूलम, सत्य बात है। आज कहाँ गया, क्या हुआ, वेद निष्ठा कहाँ गई? निष्ठा तो उसी को कहते हैं कि हम नीचा नहीं करने देंगे, हम उसकी प्रतिष्ठा करने के लिए कुछ भी करेंगे। What is that कुछ भी? इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता है। इस गुरुकुल में मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम चाहे तो ये कर सकते हैं। गहरे विद्यालय में तो ये कहने की स्थिति ही नहीं है, यहाँ कहना चाहिए। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आज की परिस्थिति को बदलने की शक्ति और सामर्थ्य हमारे में नहीं होगा तो और किसमें होगा? किससे देश अपेक्षा रखेगा, किससे विश्व अपेक्षा रखेगा? विश्व आज संकट में है। अगर सभी प्रकार के संकटों की गणना करें तो लंबी गिनती होगी। 4 संकट प्रमुख रूप से हम गिना सकते हैं। एक है दारिद्र्य, भूखमरी, बेरोजगारी, काम करने की वृत्ति के अभाव में से जन्मा हुआ दारिद्र्य केवल भारत में नहीं है, विश्व भर में है। दूसरा है हिंसा, स्पर्धा से जन्मा समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र, स्पर्धा से संघर्ष, संघर्ष से हिंसा और हिंसा से नाश, इसी गति वाला होता है। और जगत आज इस प्रकार की हिंसा में लिप्त हो गया है। आतंकवाद तो इसका एक स्वरूप है, परंतु अनाथ और मेरे सुख के लिए किसी का कुछ भी अकल्याण हो जाए इसकी चिंता नहीं करना, ये भी हिंसा ही है। आर्थिक असंस्कारिता, अशिष्ट व्यवहार करने में, असंस्कारी व्यवहार करने में किसी को शर्म भी नहीं आती, ऐसी असंस्कारिता। और सबसे बड़ा है स्वतंत्रता का नाश। कहां से शुरू होती है परतंत्रता? हम इंद्रियों के गुलाम हैं, हम मन के गुलाम हैं, हम व्यवस्था के गुलाम हैं, हम राज्य के गुलाम हैं और हम परराष्ट्रों के गुलाम हैं और भारतीय विचारधाराओं के दास हैं। इसमें से स्वतंत्र होना ये हमारे लिए स्वाभाविक होना चाहिए। परतंत्रता को स्वीकार नहीं करना ये हमारा निर्धार होना चाहिए। भारत भी इन संकटों से आज ग्रस्त है। इन संकटों का निवारण कैसे होगा, इसका विचार करना चाहिए।
अनेक प्रकार से विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर हम पहुंच सकते हैं कि इन संकटों का निवारण करने वाला एक ही मार्ग है शिक्षा। भारतीय शिक्षा इन सभी संकटों से भारत को भी मुक्त कर सकती है और विश्व को भी बचा सकती है। इस शिक्षा के बारे में तो बहुत बड़ा विवेचन हो सकता है, मैं नहीं करूंगी। केवल 2-3 बातों की ओर जो करणीय, विचारणीय, चिंतनीय है, चिंता करने योग्य है, ऐसी 2-3 बातें बताऊंगी। यहाँ सबका परिचय देते समय कहा गया ये सब ब्रह्मचारिणियां हैं। ब्रह्मचर्याश्रम इसलिए होता है, ब्रह्मचर्याश्रम सर्व प्रकार का सामर्थ्य संपादन करने के लिए होता है। इंद्रियों का सामर्थ्य, बुद्धि का सामर्थ्य, हृदय का सामर्थ्य, शरीर का सामर्थ्य, वृत्तियों को जीतने का सामर्थ्य होता है। सामर्थ्य संपादन होता कैसे है? ब्रह्मचर्य का एक अर्थ है संयम करना। संयम मनोविजय, शरीर विजय, ये ब्रह्मचर्य का एक लक्षण होता है। परंतु ब्रह्मचर्याश्रम में इस सामर्थ्य का संपादन करने के बाद गृहस्थाश्रम में जाना होता है। ब्रह्मचर्य और गृहस्थाश्रम दोनों में महिलाओं की, युवतियों की, बालिक किशोरियों की क्या भूमिका है? इवन किशोरों की, युवकों की भी क्या भूमिका है? सामर्थ्य संपादन कहते किसको है और आज कितना अभाव है। मैं बहुत व्यावहारिक परंतु देशव्यापी समस्या की बात कर रही हूँ। जेनेटिक साइंस के रिसर्चर्स कहते हैं कि आजकल युवकों और युवतियों का फर्टिलिटी काउंट डेंजरसली गिर रहा है। इसका अर्थ क्या है? इसका संकेतार्थ है कि इन युवतियों में और युवकों में अच्छे बालकों को जन्म देने का सामर्थ्य ही नहीं है, जनन क्षमता ही नहीं है। हमारा अधिजनन शास्त्र कहता है राष्ट्र समर्थ होना है तो प्रजा समर्थ होनी चाहिए। प्रजा समर्थ 2 बातों से होती है, एक विद्यालय में मिलने वाली शिक्षा और दूसरा जन्म से प्राप्त होने वाला संस्कारों का सामर्थ्य। जन्म से प्राप्त होना है, नई पीढ़ी को समर्थ बनाना है तो उनको जन्म देने वाले समर्थ माता पिता चाहिए। समर्थ माता पिता बनना है तो समर्थ पति पत्नी बनना चाहिए। समर्थ पति पत्नी बनना है तो समर्थ युवक और युवती, स्त्री और पुरुष बनना चाहिए। आज यह बात बहुत संकट में पड़ गई है और यही रिसर्चर्स कहते हैं इसके कारण क्या है? इसके 3 कारण हैं। एक है आजकल की लड़कियां लड़कों जैसी और लड़के लड़कियों जैसे बनने लगे हैं। वृत्ति भी, बॉडी लैंग्वेज भी, आकांक्षाएं भी, व्यवहार भी, जीवन का लक्ष्य भी। ऐसा होने से स्त्री पुरुष नहीं बन जाती, पुरुष स्त्री नहीं बन जाता, परंतु स्त्री का स्त्रीत्व और पुरुष का पुरुषत्व कम होता है, उसका क्षरण होता है, जिसका परिणाम हमारी नई पीढ़ी शारीरिक मानसिक रूप से दुर्बल जन्मती है। इसका अर्थ क्या है? शारीरिक दृष्टि से दुर्बल माने जल्दी रोगी हो जाना, जल्दी इन्फेक्शन लग जाना, एक बार रोग हुआ तो जल्दी ठीक नहीं होना, कोई भी विपरीत परिस्थिति सहन करने वाला शरीर ही नहीं होना, ये शारीरिक दुर्बलता है। मानसिक दुर्बलता क्या है? किसी भी प्रकार के आकर्षण के सामने डटे नहीं रहना, उसके वश नहीं होना, ये सामर्थ्य है, परंतु आकर्षण के वश हो जाना दुर्बलता है। मनोबल नहीं होना दुर्बलता है।
टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, सुसाइडल इंस्टिंक्ट, ना नहीं सुनना मानसिक दुर्बलता है। ऐसी प्रजा यदि होगी तो वह परतंत्र ही होगी। चाहे हम कहें कि हम स्वतंत्र हैं, उससे स्वतंत्र नहीं हो जाते। तो युवतियों को इस बात का विचार करना है कि हमारा स्त्रीत्व श्रेष्ठ स्त्रीत्व होगा कि नहीं। उसका एक कारण बताया। दूसरा कारण, कुछ भी खाना, कैसे भी खाना, कहीं पर भी खाना, किसी भी पद्धति से खाना, शुद्ध अशुद्ध का, आरोग्य अनारोग्य का ध्यान ही नहीं देना, केवल स्वार्थ वृत्ति से वश होकर कुछ भी खाना स्त्रीत्व की, पुरुषत्व की रक्षा नहीं कर सकता। और तीसरा, कुछ भी देखना, इंटरनेट, मोबाइल, वीडियो, ये सारे हमारे घर घर में, हमारे व्यक्ति व्यक्ति के जेब में रहने वाले भयंकर दुश्मन है संस्कारों के, स्त्रीत्व के, पुरुषत्व के, संस्कृति के। नई पीढ़ी निर्माण करने में अवरोध रूप ये असुर है। हम जैसे रामायण काल में, महाभारत काल में, वेद काल में असुरों की कथाएं सुनते हैं। भस्मासुर था, तारकासुर था, वृत्रासुर था। उसी प्रकार से ये इंटरनेट असुर है, ये मोबाइल असुर है। इन असुरों को पराजित करने की शक्ति कहाँ से आएगी? मन संयम से ही आएगी। आधुनिक कहकर इसको अपना नाम बुद्धि की तो बात नहीं है। जब मोबाइल नहीं थे तब क्या संदेश व्यवहार नहीं होता था? होता था, सब कुछ होता था। आज मोबाइल है तो स्मरण शक्ति कम हुई है, एकाग्रता कम हुई है, आंखों का तेज कम हुआ है, कान का, ज्ञानेंद्रियों का की शक्ति कम हुई है। क्या करेंगे हम? भले स्त्रीत्व का क्षरण हो जाए, पुरुषत्व का क्षरण हो जाए, नई पीढ़ी कैसे भी दुर्बल जन्मे, आज तो कैसे बचा जा सकता है? ये तो बुद्धिमानी नहीं हुई। तो परंतु प्रजा मानस पर ये ऐसा छाया हुआ है कि इससे तो मुक्त हुआ ही नहीं जाता। इस बात का स्वीकार हमने कर ही लिया है। यहाँ सारी युवतियां बैठी है, अपने आप को ब्रह्मचारिणी कहने वाली युवतियां बैठी है, समर्थ विद्यालय में पढ़ने वाली युवतियां बैठी है। इसको चुनौती के रूप में तीनों बातों का स्वीकार करिए, तभी भारत माता की वंदना करिए। ये एक चुनौती है। दूसरी वो भी बताऊंगी, भारत की समाज व्यवस्था का मूल यूनिट, मूल इकाई कुटुंब है। और कुटुंब का केंद्र है पति पत्नी। पति पत्नी दो शब्द नहीं है, दो व्यक्ति नहीं है, पति पत्नी मिलकर दंपति होते हैं। और दंपति की एकात्मता ही केंद्र बिंदु है। उसी केंद्र से जो वर्तुल बनते जाते हैं, विस्तार होता जाता है, वही वसुधैव कुटुंबकम् तक पहुंचता है। स्त्री पुरुष विवाह संस्कार से बद्ध होकर पति पत्नी बनते हैं, क्या दो से एक बनते हैं, या मेरा अधिकार, मेरी स्वतंत्रता, सबलीकरण, सशक्तिकरण, ये सारे नारे हैं वो 19वीं शताब्दी में यूरोप में जन्मे हैं, जहां स्त्रियों को मताधिकार नहीं था। हमने तो भी गार्गी की कथा सुनी, वेद काल से हम स्त्रियों का सम्मान करते आए हैं। स्त्रियां विदुषियां हुई है, स्त्री साम्राज्ञी हुई है, और वेद तो आशीर्वाद देता है, श्वशुरे साम्राज्ञी भव, ससुराल में जाकर साम्राज्ञी बनो।
ऐसा ही आशीर्वाद मिलता है। 19वीं शताब्दी में यूरोप में ऐसा माना जाता था कि स्त्री में आत्मा ही नहीं है, स्त्री तो जड़ पदार्थ है, वह भोग्य है, पुरुष को ललचाकर पाप करवाने वाली स्त्री है, इसलिए वह पाप का मूल है। उसको मताधिकार नहीं था, उसकी साक्षी कोर्ट में नहीं चलती थी। ऐसी अवस्था में जब विद्रोह हुआ, कम्युनिज्म ने विद्रोह किया, साइंस ने विद्रोह किया, और फिर स्त्री मुक्ति आंदोलन, स्त्री सशक्तिकरण, स्त्री स्वातंत्र्य, स्त्री पुरुष समानता, स्त्रियों के अधिकार, ये सारे आए। दुर्भाग्य से हम परतंत्र होने के कारण से वही शब्दावली यहाँ पर भी आई, और हमने बहुत अच्छी तरह से बहुत समर्पित होकर इसका स्वीकार कर लिया। परिणाम क्या हुआ? साम्राज्ञी, विदुषी, ऐसी समर्थ स्त्री धीरे धीरे सामान्य बन गई। समानता समानता करके पुरुष यदि सभी जगह कठोर स्पर्श का सामना करते हैं तो स्त्रियां भी करने लगी, हम क्यों नहीं? ऐसा होने लगा। विचारणीय विषय है, आज के आज नहीं समझ में आएगा, परंतु इसके ऊपर विचार करना। हमारी स्मृतियां कहती हैं, गृहम तो गृहिणीहीनम कांताराद अतिरिच्यते, न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहम उच्यते। तो घर गृहिणी का होता है, घर गृहिणी से बनता है, और घर जैसा कोई तीर्थ स्थान नहीं है, घर जैसा कोई श्रेष्ठ स्थान नहीं है। घर समाज की धारणा के लिए हमारे आर्ष दृष्टा ऋषियों ने की हुई व्यवस्था है। उस घर को घर बनाने का भाग्य यदि पत्नी को मिलता है तो वह तो सर्वोच्च सम्मान है। स्त्री गृहिणी गृहमुच्यते, उस घर में निवास करने वाला गृहस्थ पुरुष है, तो घर तो स्त्री का है। आज वो यूरो अमेरिकी विचारों से प्रेरित होकर, उससे प्रभावित होकर हम घर को छोड़कर बाहर प्रतिष्ठा ढूंढने लगे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि पढ़ना नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि विदुषी होना नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है कि वैज्ञानिक होना नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है कि पराक्रमी होना नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है कि शस्त्र संचालन सीखना नहीं, सीखना सब कुछ, परंतु घर को घर बनाना ऐसा और कोई कर ही नहीं सकता, केवल गृहिणी ही कर सकती है। वो यदि छोड़ दिया और स्त्री पुरुष समानता के चलते हम पुरुष के जैसे बनने का प्रयास करने लगे तो घर को देखने वाला कोई नहीं है, और घर उपेक्षित हो रहे हैं। संस्कृति का ह्रास यहाँ से होता है। आज भी हमारी मानसिक स्थिति कैसी है, इसका उदाहरण देकर मैं मेरी बात पूर्ण करूंगी। बाद में यदि अनुकूलता होगी, आवश्यकता होगी तो आप प्रश्न पूछेंगे और मैं उत्तर दूंगी। मैं एक घर में गई, 3.5 वर्ष की बालिका थी। उसने जीन्स टॉप पहना था। मैंने उस माता को पूछा उसकी कि आपका यदि 3.5 वर्ष का पुत्र होता तो उसको फ्रॉक पहनाते? हाँ, लड़कों को कभी लड़कियों के कपड़े पहनाते हैं क्या? लड़कियों को क्यों लड़कों के कपड़े पहनाते रहते? हाँ, वो तो पहनाते। आज स्त्री को ये बालिका का प्रश्न नहीं है, ये बड़े होने के बाद भी स्त्री को अपने आप को सिद्ध करने के लिए वही सब कुछ करना होता है जो पुरुष करते हैं। सारी शिक्षा
पुरुषों के अनुकूल है। स्त्री को स्त्री बनाने वाली शिक्षा का अभाव है। स्त्री को पुरुष के साथ मैदान में खड़ा कर देने वाली शिक्षा, घर की उपेक्षा उसमें होगी, ऐसा तो कोई इसमें कोई आश्चर्य ही नहीं है। तो स्त्री को घर की साम्राज्ञी बनाने के अनुकूल हमारी व्यवसाय व्यवस्था भी थी, हमारी राज्य व्यवस्था भी थी और हमारी धर्म व्यवस्था भी थी। और ऐसा जब था तब समृद्धि ही नहीं तो संस्कृति के क्षेत्र में भी हम अग्रसर थे। धर्म, संस्कृति, समृद्धि, सबकी रक्षा, सबकी वृद्धि प्राप्त होती थी और अभ्युदय और निश्रेयस दोनों एक साथ प्राप्त होते थे। मुझे लगता है कि इस बात पर भी विचार करने की आवश्यकता है। स्त्री स्त्री बनकर श्रेष्ठ हो सकती है, पुरुष के कैसा बनकर नहीं। क्यों कभी भी पुरुष को ऐसा लगता है मैं भी शादी करने के चला बाजार में से निकलूं, नहीं होता है। क्यों? अरे स्त्री के साथ थोड़ा करना है, वायदा होता है। तो स्त्री में पुरुष जैसी होगी तो भाईड़ा भी होगी, नहीं ऐसा नहीं मन में आता, क्योंकि हम इतने अभिभूत हैं। हाँ मैं पूर्ण करती हूँ। तो मेरा अनुरोध है कि इन दो मुद्दों पर हम विचार करेंगे तो आगे हमें बहुत कुछ विचार करने के लिए प्राप्त होगा और विचार की परिणति कृति में भी होना स्वाभाविक है। हमारा विचार यदि प्रबल होगा तो कृति में भी परिणत हुए बिना रहेगा नहीं। मैं लखमा बोलने का लालच नहीं रोक सकी और आपके धैर्य का अंत हो रहा है कि मैं देख रही हूँ। मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। नमस्कार।